वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सफरनामा में स्वागत है। अमरावती, जी हाँ, बहुत ही जानी पहचानी जगह, मशहूर जगह, और अमरावती का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे नाम कौंधे होंगे। उन्हीं नामों के बीच में एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से बहुत कुछ करते हैं। अगर उनकी चीजों को सामने लाया जाए तो बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि वास्तव में क्या इन कामों को करने के लिए ये व्यक्ति थे। हमारे साथ है वैभव डांगे जी, अमरावती से। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी। सफरनामा में हम वैभव जी के पूरे व्यक्तित्व को जानेंगे कि कहां से इन्होंने शुरुआत की और आज क्या क्या ये कर रहे हैं और इस भारत के भविष्य के लिए क्या क्या सोच रखते हैं। तो आपकी शुरुआत अमरावती से हुई जी। आप अमरावती के रहने वाले हैं, अमरावती अपने आप में मशहूर है। एजुकेशन आपकी कहां से हुई और आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते थे? जी, मेरा जन्म महाराष्ट्र में एक छोटी जगह है चिखली, अमरावती के पास, वहाँ हुआ जी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत बहुत ही मैं छोटा था उस समय हुआ जी। और उसके बाद मेरे माताजी के साथ हम लोग, मतलब मैं बहुत ही छोटा 4 महीने का था तब से माताजी के साथ अमरावती में ही पला बढ़ा। तो एक सेंस में मेरा नेटिव प्लेस अमरावती है। वहीं पे हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई हुई जी, और वही पढ़ाई करके वहीं से हमने अपना जीवन शुरू किया। तो एक तरीके से माताजी ने आपका पालन पोषण किया। जी जी जी, माता के ज्यादा करीब हैं आप भी। जी बिल्कुल, निश्चित, इसीलिए शायद भारत माता के भी ज्यादा करीब हुए। जी जी, निश्चित निश्चित जी। हर किसी के जीवन में अपनी माँ का एक अलग महत्व होता है और मेरे जीवन में इसलिए क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ ही मेरे माँ भी थी और मेरे पिता भी थे जी। तो उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के इससे हम लोग आगे बढ़े और उन्हीं का संस्कार था कि अपने योग्यता से ही आपको आगे बढ़ना है और मेहनत से ही आगे बढ़ना है और शिक्षा को हमेशा उन्होंने प्राधान्यता दी थी। मेरी माँ और उनकी माँ, सब लोग दोनों ने बचपन से शिक्षा को हमेशा बहुत प्राधान्यता दी और इसलिए मेरी माँ का हमेशा कहना रहता था कि पढ़ाई पर ध्यान देकर अपनी शिक्षा योग्य करिए क्योंकि शिक्षा ही आपकी योग्यता बढ़ाएगा, शिक्षा ही आपको आने वाले जीवन में पहचान दिलाएगा, आने वाले जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की ताकत देगा, योग्यता देगा। और अगर आपके पास समस्याओं से लड़ने की ताकत और योग्यता है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ सकते। वो एक बात हमेशा कहती थी, जो कोई और कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते जी। तो इसलिए मुझे लगता है ये सीख शिक्षा से, ये ताकत शिक्षा से। मुझे ऐसा लगता है कि वो बात आपके दिल में जी जी निश्चित रूप से घर कर गई और शायद आज जहां आप हैं वो बहुत एक अहम है वो बात आपके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में ये काम बहुत, ये निश्चित रूप से हमेशा ये सीख बचपन से सुनी हुई आपको काम आती है और मुझे लगता है निश्चित ही उसका बहुत लाभ मुझे मेरे जीवन में हुआ जी। और जब भी अपने करियर में भी जब भी नई नई चीज़ें करने में गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं जिस प्रकार से एक कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के बैकग्राउंड से सरकार में माननीय मंत्री जी के साथ काम करने आया, तब मुझे गवर्नेंस या सरकार की पद्धतियों के बारे में, कार्य पद्धतियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वो विश्वास था, वो मेरी माँ ने बताई हुई बात मुझे मेरे दिमाग में बहुत पक्की बैठी हुई थी जी। कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और मुझे लगता है उसी विश्वास से और लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से वो काम करना संभव हो पाया। बिल्कुल। आपने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से ली? जैसे मैंने कहा, अमरावती में एक स्कूल है जी। मेरी मदर शुरुआत में एक स्कूल में ही टीचर करके काम करती थी जी। तो उन्हीं के साथ बचपन की जो पढ़ाई है हमारी उसी स्कूल में शुरू हुई। हालांकि बाद में मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी में थे तो उनकी अचानक मृत्यु होने के कारण उनकी जगह माताजी को काम मिला और उसके कारण फिर उन्होंने छोड़ी। लेकिन वहाँ अमरावती में एक स्कूल है, मणिबाई गुजराती हाई स्कूल जी। वहाँ मेरी प्रारंभिक सारी शिक्षा हुई 10वीं तक की जी। उसके बाद वहीं पे एक बहुत पुराना ब्रिटिश काल से चला रहा एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक में ग्रेजुएशन ऑनर्स किया जी। और फिर वहीं अमरावती यूनिवर्सिटी में मैंने MBA किया जी। हमारी कुल मिलाकर जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति थी उसमें बहुत बाहर जाकर पढ़ाई करना उस समय कठिन भी था। MBA का चुनाव क्यों किया आपने?
उसका भी एक थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था जी अपने छात्र जीवन में, जी तो मैं छात्र मूवमेंट में काफ़ी, स्टूडेंट मूवमेंट जी। में काफ़ी एक्टिव रहा। राजनीति का शौक रहा, राजनीति का मैं कम कहूँगा, इसलिए मैंने स्टूडेंट मूवमेंट छात्र शब्द यूज़ हितों की किया। बात के लिए मैंने आप- छात्र राजनीति शब्द इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं जी। स्टूडेंट मूवमेंट में ज़्यादा ज्यादा रहा। जी और उस एक्टिविटी के कारण बहुत सारे संस्कार या बहुत सारी सीख उस मूवमेंट में मिली। मैं विद्यार्थी परिषद में, एबीवीपी में बहुत एक्टिवली काम करता रहा, जी तो उसमें बहुत सारे अनुभव और संस्कार मिले, अपने से सीनियर कार्यकर्ताओं से भी और साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं से। तो सबसे बड़ी जो बात मुझे उसमें समझ में आई, तो एक तो आपकी संवेदनाएं बहुत स्ट्रांग होती है, आप सामाजिक काम में जब जुड़ जाते हैं तो, जी और आपकी संवेदनाओं को बनाने का काम सामाजिक कार्य करता है। साथ ही साथ सामाजिक काम कार्य में रहने के कारण लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, एक टीम करके काम करना, एक टीम का सदस्य करके काम करना, साथ ही साथ टीम में काम करते समय आवश्यकता पड़ने पर टीम का नेतृत्व करना, ये सब जो ट्रेनिंग है वो बहुत सहजता से इन सब कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के काम में या स्टूडेंट मूवमेंट में होती है। जी और इनफैक्ट विद्यार्थी परिषद तो जाना जाता है कि अपनी उसकी जो कार्य पद्धति है उसमें से बहुत सारे लोग देश भर जी, में अलग अलग बिल्कुल। क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े जी। जगह पर गए हैं। तो वो मुझे लगता है उस कार्य पद्धति का बहुत लाभ हुआ और उसके कारण मुझे कई नई बातें सीखने को मिली, उसके कारण मैं कई चीज़ें समझने को मिली। उसी परंपरा में मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे काम करना काम कर सकता हूँ। एमबीए मुझे- का चुनाव आपने जी, तभी। मुझे लगा कि मुझमें वो शायद योग्यता हो सकती है, अगर मैं पढ़ाई करूँ तो उसमें मुझे सफलता मिल सकती है, और मुझे लगता है उससे उसी से मेरा उस बात का चयन हुआ। जी बिल्कुल। और एमबीए के बाद आपका पहला प्रयास क्या रहा? नौकरी करने के लिए रहा, या आपको लगा कि कुछ अपना ही समाज सेवी हम कोई ऐसा संगठन बना के कुछ कार्य करें? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, तो आदमी के मन में इस तरीके की बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। जी जैसे मैंने कहा, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद में कुछ साल तक विद्यार्थी परिषद का काम पूर्णकालिक करके करता रहा, जी लेकिन क्योंकि मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ था, जी तो स्वाभाविक रूप से अपनी जीवन यापन और अपनी परिवार की जिम्मेदारी का एक इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी बिल्कुल, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। रहती है। जी उसको देखते हुए कुछ साल काम करने के बाद फिर मैंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो सबकी एक मजबूरी और सोच होती है, उस नाते मैंने सबसे पहले नौकरी शुरू की, एक अपना काम शुरू किया। पहली नौकरी क्या थी? नागपुर में एक लॉ जर्नल पब्लिशिंग कंपनी है जो देश भर में लॉ जर्नल्स को पहुंचाते हैं। तो जी। मेरा पहला एमबीए करने के बाद जॉब वही था। उनकी एक नई जर्नल उन्होंने पब्लिश की थी, जिसका उन्हें देश भर में मार्केटिंग सेटअप करना था। जी तो उसके लिए हमें कुछ काइंड ऑफ टेस्ट मार्केटिंग और सब चीज़ करने के लिए जाना था। तो वो मेरा पहला अनुभव था। लगभग 6-8 महीना मैं देश भर में सभी हाई कोर्ट के स्थानों पर घूमता था जी और सीनियर लॉयर्स से मिलकर उनको फीडबैक लेता था, उनसे सैंपल टेस्टिंग कराता था। तो वो मेरा एक, उसका भी एक अपना अनुभव, पहले 6 महीने जो मैंने वो काम किया, लगभग 6 महीना 8 महीना मैंने वो काम किया, उसका भी एक अपना अनुभव मिला, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग प्रकार के अनुभवी लोगों से मिलने का, और भारत भ्रमण भी और हुआ। भारत भ्रमण भी हुआ। मैं लगभग उस समय 8-9 हाईकोर्ट स्थानों पर जाकर आया, जी तो उसका भी एक अपना फायदा हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं स्टूडेंट मूवमेंट में रहा था, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल उसमें नहीं लगा। नहीं लगा। कहीं ना कहीं अंदर से कोई आवाज आती रही कि यार ये आपके लायक नहीं है कार्य। कुछ और काम करना चाहिए, ऐसे हमेशा जी। भाव रहा। उसी में एक प्रस्ताव आया कि उस समय स्वदेशी जागरण मंच का बहुत काम देश भर में चलता था, जी बिल्कुल। और उसी स्वदेशी मूवमेंट में एक प्रयास हो रहा था कि छोटे और जो हमारे भारत के मंझले उद्योग है और कारीगर है और उनके बनने वाले उत्पाद है, जी उनको कोई एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, उनको एक मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड किया जाए। उस पर किसी ने, और एक प्रोफेशनल तरीके से उनको एक सारा सपोर्ट बेस दिया जाए, ऐसा एक काम करने की आवश्यकता है। ये स्वदेशी जागरण मंच में बहुत लगातार चर्चा हो रही थी। स्वदेशी जागरण मंच देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बहुत सारी बातें एक आर्थिक स्तर पर कर रहा था, बट साथ ही साथ हमारे देश के उद्योगों की कैपेसिटी बिल्ड हो, उनके उत्पादों के लिए मार्केट अवेलेबल हो, उसका भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और उसी उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच ने एक संस्था बनाई थी, सेंटर फॉर भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट। जी तो ऐसे कुछ माध्यम से वो एक प्रस्ताव आया कि आप क्यों ना उसमें कार्य काम कर करो। लीजिए। जी और फिर मैं
1999 में उस काम करने के लिए पहली बार दिल्ली आया जी। और फिर तो वो तब से दूसरी एक लगातार तरीके से आपकी एक नौकरी हम मानेंगे कि वो रही, उस तरीके का कार्य, हाँ, एक अनुभव वो भी रहा आपके जी साथ। जी। और तब से फिर मैं दिल्ली जो आया 99 में, दिल्ली तब के से होकर दिल्ली का एक सेंस में हो गया। तो ये वैसे भी दिल्ली दिल वालों की है, तो जी जी, आप निश्चित भी दिल निश्चित। वाले हैं तो आपकी भी दिल्ली जी है। जी जी, निश्चित निश्चित निश्चित। तो 1999 से आप दिल्ली में जी जी। और ये सीबीएमटी के कार्य में फिर हम देश भर में स्वदेशी मेलों का आयोजन करते थे। छोटे उद्योगों के लिए, कारीगरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करते थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते थे। माइक्रो फाइनेंसिंग की एक नेटवर्क हम लोगों ने किया था। तो बहुत उसमें काम किया। उस काम का मुझे जो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि देश की जो हमारी अंदरूनी ताकत है उसको नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला। मैं लगभग 7 साल तक ये काम 6 साल तक ये काम करता रहा, 6-7 साल तक। और इन 6-7 सालों में लगभग हर वर्ष एवरी फाइनेंशियल ईयर मेरा लगभग हर राज्य में एक बार कम से कम प्रवास होता था। कई राज्यों में तो उससे भी ज़्यादा होता था जी। तो मुझे सही मायने में भारत भ्रमण का उस समय मौका मिला जी। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं लगभग उन 7 सालों में कोई ऐसी रेलवे ट्रैक नहीं है हमारे देश का जिस पर मैंने ट्रैवल नहीं किया है। जी। संयोगवश ये हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। मुझे ये देश जो में घूमने का बहुत नजदीक आपकी से वैभव जी मौका जो मिला। खुशी बता रही है, शायद इसी काम के लिए आप थे, क्योंकि इतने खुश आप हैं इस काम को करने में कि लग रहा है आपके चेहरे पे जी जी, वो निश्चित, ग्लो आ रहा है कि ये कार्य मेरे लिए ही था। बिल्कुल निश्चित। मैं अपने जीवन में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो 6-7 साल तक वो काम करने का मौका मिला और एक तो बहुत वरिष्ठ प्रकार के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। जैसे मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, स्वदेशी जागरण मंच की जो स्वदेशी आंदोलन के सब नेतृत्व था वो तो बहुत ही सब बड़े लोग थे। उनके साथ काम करने का, उनसे समझने का, उनसे सीखने का मौका मिला। उनके साथ काम करने का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो वैचारिक क्लैरिटी आने में बहुत आपको लाभ होता है। साथ ही साथ कई प्रोफेशनल्स उसमें जुड़े थे। जैसे मैं जिस जो कार्य करता था उसमें हमारे मार्गदर्शक, हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर वर्गीस जी। डॉक्टर वर्गीस एक बड़ा नाम रहा है जी। तो डॉक्टर वर्गीस पहले ब्रुक बॉन्ड के एमडी रहे, रैलीज के प्रेसिडेंट रहे, बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लंबे समय तक रहे और वो देश में ये काम करने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वॉलंटरीली इसमें काम करने के लिए हमें सहयोग करते थे और मुझे उनके साथ 3-4 साल लगातार काम करने का मौका मिला, कई जगह प्रवास करने का मौका मिला। उनके साथ मिलकर हमने छोटे छोटे उद्योगों के लिए कई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, कई जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपने आप में को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम करने के कारण जो कहते हैं ना कि उनका 25 साल का अनुभव और उनके साथ आपने 4 करने के कारण आपका केवल 4 साल का अनुभव नहीं रहता है। उनके अनुभव से जितना आप ले सकते हैं, हमारी योग्यता के अनुसार हम 2 साल 3 साल जो अतिरिक्त ले सकते हैं वो मिलने का लाभ आपको मिलता है। और उनके साथ काम करने का मुझे ये बहुत अनुभव मिला और उसके कारण बहुत सीखने को मिला, सब लोगों से बहुत सीखने को मिला जी। बहुत छोटे छोटे लोग, मुझे याद है हम देश भर में स्वदेशी मेला करते थे। तो एक हमारे अभी भी वो है एक वरिष्ठ सहयोगी थे, उन्होंने बहुत अपनी पूरी जिंदगी आईटीपीओ में प्रगति मैदान में काम किया था जी। तो उनसे हम मदद लेने जाते थे, जानकारी लेने जाते थे, समझने के लिए जाते थे और वो कभी कभी सप्ताह में 3-4 दिन आके हमको मार्गदर्शन करते थे, गाइड करते थे। तो उनसे इतनी छोटी छोटी बातों को सीखने को मिला। जैसे अगर हम 2 कागज इकट्ठा रखते हैं तो स्टेपलर उस पर कैसे लगाना ताकि कागज हम जब पलट कर देखते हैं तो कागज फटे ना। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजें उन लोगों से सीखने को मिला जो जीवन भर की सीख देकर जाती है जी। हमें देखने के लिए बहुत छोटी बात वो लगती है कि स्टेपलर कैसे लगाना, इसमें वैसे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे कई चीजें जो बहुत अनुभवी लोग थे उनसे कई छोटी छोटी बातें सीखने को मिली और उसका बहुत लाभ हुआ। मतलब मैं उसको जो इंटरप्रेट करता हूँ, मुद्दा केवल डिज़ाइन कैसे करना या एग्जीबिशन कैसे लगाना या लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे लेना ये नहीं होता है। तो उसकी योजना की आपकी विजन क्या होनी चाहिए, आपने हर काम को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, हर काम की डिटेल प्लानिंग आपने कैसे करनी चाहिए, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में आपने क्या सोचना चाहिए, कैसे उन समस्याओं को आप उसमें आने वाली समस्याओं को पहले से कैसे आपने इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे आपने समझ लेना चाहिए कि कुछ समस्या आएगी तो उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सबको संभालना है, टीम को कैसे बिल्ड करना है। तो मुझे लगता है ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें
छोटे छोटे अनुभवों से, छोटी छोटी घटनाओं से ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि मेरा ये जो 6-7 साल मैंने ये काम किया, या सामाजिक और छात्र आंदोलन में मैंने काम किया, उसमें जो सीख मिला, मुझे लगता है उसका बहुत लाभ अपने जीवन में लगातार मुझे होता रहा है और अभी भी होता है। नहीं, बिल्कुल, और होता रहेगा, क्योंकि बहुत समय से कोई भी मिनिस्टर बने तो पीएस जो होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो आईएएस होता है। ऐसा कुछ मानक तय कर रखे हैं, और ये कोई पहले से नहीं था, लेकिन बीच में इस तरीके की चीजें हुई और अफसरशाही मुझे लगता है कि हावी रही, तो उस तरीके के पद बना दिए गए कि यहाँ पर यही रहेगा। एक नाम है, लोग तो क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैन उनको कहना ज़्यादा उचित होगा, और बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, और क्योंकि आप तो उनके साथ ही रहे, तो उनसे जुड़ाव कैसे हुआ, और ये जो निजी सचिव बनने का एक प्रयास हुआ, ये क्या रहा? बिल्कुल, ये एक सरकारों में परंपरा है जी। प्राइवेट सेक्रेटरी एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है मंत्री के कार्यालय में, और उसका एक अपना महत्व है। मैं जी, बिल्कुल इस बात को पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ कि उसका एक अपना महत्व है। बट 2014 में जब सरकार बनी जी, तो इस सरकार की बाकी विशेषताओं में से एक विशेषता हमेशा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय गडकरी जी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला जी, ये लोग हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स और केवल परंपरा है इसलिए करना, इसके पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। सही है तो परंपरा नहीं है तो भी करना, गलत है तो परंपरा है तो भी नहीं है तो भी करना, इस प्रकार के पक्षधर ये लोग हमेशा रहे हैं। तो 2014 में जब ये बात आई, मैं 2010 से माननीय गडकरी जी के साथ काम लगातार कर रहा हूँ। जब 2010 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली आए तो उनको एक सहयोगी के नाते किसी ने उनका अध्यक्षीय कार्यालय देखने के लिए एक सहयोगी की उनके मन में कल्पना थी जी। और मैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं 1999 से दिल्ली में रहता था, और पहले स्वदेशी में और बाद में मैं अपने प्रोफेशनल जीवन में फिक्की में काम करता था जी। तो मुझे दिल्ली का एक लगातार लगभग 10-11 साल का अनुभव हो गया था। दिल्ली में मैं एक सेंस में रहता था, तो स्वाभाविक रूप से मुझे दिल्ली में काम करना मेरे लिए बहुत स्वाभाविक था जी। उनका एक अपना सेटअप था, लेकिन साथ के लोग दिल्ली उनके साथ आते थे और वापस जाते थे, तो दिल्ली में कोई ना कोई रहना, ऐसा उनके मन में कल्पना थी जी। और क्योंकि मैं उसी भाग विदर्भ से ही रहने वाला हूं और विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण वो पहले से मुझे जानते भी थे जी। और हमारे कुछ जिसको कॉमन हित चिंतक कहते हैं जी, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप क्यों नहीं इस प्रकार के काम के लिए उनके साथ रहते हो, और ऐसे ही सुझाव शायद माननीय गडकरी जी को भी दिया होगा। निश्चित रूप से उनके पास और भी सुझाव आए होंगे, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, बट एक दिन उनका इस प्रकार से प्रस्ताव आया कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ काम करो, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। तो जी। मेरे लिए थोड़ा डिसीजन थोड़ा कठिन था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं 99 से 2005 तक लगातार स्वदेशी में काम करता था। आजाद पंछी को कैद होना पसंद आएगा, उससे भी ज्यादा कुछ इस तरीके के भाव आए? नहीं, उससे भी ज्यादा मैं 2005 तक स्वदेशी में काम करता था, तो एक सेंस में सामाजिक काम था जी। और मुझे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए थोड़ा जैसे होता है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो 2005 में शादी होने के बाद मैंने एक जिम्मेदारी के नाते थोड़ा अपना प्रोफेशनल जीवन को थोड़ा मैं जी रूटीन में लाने का प्रयास कर रहा था और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी प्रकार की जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। तो फिक्की में मैं एक सेंस में अपने आप को प्रोफेशनल करियर में ढाने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हर 4-5 साल बाद अगर आप नया नया करते हो तो इसके अपने चैलेंजेस होते हैं जी। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी भाव था कि राजनीतिक नेता के साथ काम करना, तो पता नहीं राजनीति में कब क्या होगा, पता चला 2 साल बाद वो कहेंगे कि अब चले पसंद नहीं तुम्हारा काम, जी। 6 महीने बाद कहेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इस प्रकार के कई मिश्र भाव जो मेरे या मेरे जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों के मन में आएगा, वो मेरे मन में भी आते थे जी। लेकिन जिस प्रकार का कंफर्ट उन्होंने उनकी बातचीत से 2-3 बार मिलने के बाद मुझे लगा, तो मुझे एक विश्वास हुआ, प्लस मुझे ये भी लगा कि इस प्रकार के व्यक्ति के साथ काम करने का मौका ये अपने आप में मैं अपना सौभाग्य समझना चाहिए। क्योंकि
जिसने देश में, माननीय गडकरी जी भी जिस प्रकार के सामान्य जगह से आकर बहुत एक अपना नहीं, बिल्कुल औहदा उन्होंने हम तो देश में यही बनाया कहेंगे, है। शायद ऐसा हुआ कि प्रतिभा ने प्रतिभा को पहचान लिया। उनके बारे में तो मैं कह सकता हूं कि उनमें प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने शायद एक मौका मुझे दिया। मैं उसको उस ढंग से ज़्यादा देखता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया। उस मौके के कारण मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मुझे अपने जीवन को एक नए आयाम में रखने का मौका मिला, और मैं निश्चित रूप से उनका इस विषय में जीवन भर के लिए आभारी हूँ। तो वहाँ से 2010 से मेरा उनके साथ काम करना शुरू हुआ। जब वो अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ उनका प्राइवेट सेक्रेटरी करके काम करता था। 2014 में जब सरकार बनी और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली जी। और मुझे याद है 26 मई को शपथ हुई और 27 मई को उनका जन्मदिन होता है जी। तो 26 को शपथ रात तक चली और उसके बाद 27 सुबह वो नागपुर गए और 28 सुबह फिर वो वापस आए। और वापस आने के बाद सुबह हमारा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ऑफिस में जाना है, मुझे पदभार संभालना है और इस विषय में पीएस और ये सब करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा तुम मेरे साथ कंटिन्यू करो काम मंत्रालय में। तो मैंने उनको कहा जी मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी, राधा मेरा ये सौभाग्य है कि आप मुझे अपने साथ काम करने के लिए कह रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इफेक्टिवली काम करूं तो मंत्री कार्यालय में पीएस का एक अपना महत्व होता है, उसका एक रोल होता है, और अगर मुझे कुछ काम करके दिखाना है आपके साथ तो मुझे उस प्रकार के रोल में रहूंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज आप जो रोल बताएंगे उसमें मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ पीएस करके काम करो। तो मैंने कहा जी लेकिन इसमें आज तक की ऐसी परंपरा नहीं है। तो उन्होंने मुझे याद है एक सवाल पूछा, क्या लीगली ये हो सकता है, लीगली इसमें कोई दिक्कत है, नियमों में कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजंस है? मैंने कहा नियमों में तो लिखा नहीं है कि सर्विंग अधिकारी ही होना चाहिए, लेकिन परंपरा निश्चित रूप से रही है और डेमोक्रेसी में कई बातें परंपरा से चलती है। जी। तो उन्होंने कहा अगर नियमों में है तो मैं चाहूँगा तुम मेरे साथ पीएस करके काम करो। मैंने कहा जी ये आपका एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है और इस पर निश्चित रूप से कई प्रकार के लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, कुछ क्रिटिसिज्म भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरता, अगर जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे लगता है तो मैं करूँगा। और मुझे लगता है उनकी यही ताकत है जिसके कारण उनके साथ काम करते समय आपको वो बहुत प्रेरणा देती है, ताकत देती है। तो उनके साथ काम करके उन्होंने फिर मेरा प्रस्ताव भेजा। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकारा, क्योंकि वहाँ भी एक सोच थी कि इस प्रकार से नया टैलेंट बाहर से आना चाहिए, और मुझे फिर पीएस करके काम करने का मौका मिला। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।